नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में यह तुलनात्मक राजनीति ये सिलेबस का पार्ट है जो यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट और यूपीएससी और यूपीपीएससी या किसी अगर प्रवक्ता का या लेक्चररशिप का या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस हिसाब से यह सिलेबस बनाया गया है। आज हमारा धीरे धीरे हम इस विषय में तुलनात्मक राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो जो सिलेबस दिया गया है, संघवाद क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, धीरे धीरे जो 10-15 टॉपिक पूछे जाते हैं जो सिलेबस में हमारे दिए गए हैं उनके अनुरूप इस कक्षा को बनाया गया है। आइए आज का हमारा पहला टॉपिक है संघवाद। संघवाद जिसे अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं। संघवाद से तात्पर्य क्या होता है? संघवाद के किस देश में संघवाद है? संघवाद के कुछ लक्षण होते हैं। उन लक्षणों में जो पहला लक्षण होता है वो ये होता है कि वहाँ पे जो शक्ति का हो वो विभाजन हो, अर्थात एक ही नागरिक पर जो सरकार चलाने का स्वरूप हो वो दो प्रकार का हो। एक तो केंद्रीय सरकार और दूसरी उस राज्य के राज्य स्तर पर सरकारें हों। उसके बाद जो शक्ति का हो बंटवारा हो, सबके अपने अपने अधिकार हों, अधिकारों का बंटवारा हो। तो हमारे संविधान में अधिकारों का भी बंटवारा हुआ है 7वीं अनुसूची में। जो मतलब विविधताओं से भरा एक ऐसा समाज, विविधताओं से भरा एक ऐसा समाज जिसकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं तो हो लेकिन एक केंद्र में सरकार हो और एक राज्य में सरकार हो। आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं। संघवाद में मतलब आपके विधायी स्वरूप की चर्चा की गई है, दोनों के अपने अपने अधिकार हैं। वित्तीय स्वरूप की चर्चा की गई है, इसमें राज्य के भी कुछ अधिकार हैं। उसके बाद केंद्र के भी अधिकार है। उसके बाद आपातकाल की स्थिति में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किसका अधिकार हो जाता है, राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल का क्या रोल होता है, वहाँ जिस राज्य में आपातकाल लगा होता है वहाँ की राज्य विधायिका के ऊपर क्या असर पड़ता है। जो हमारे कानून होते हैं, चाहे संघ सूची, चाहे राज्य सूची, चाहे समवर्ती सूची, उस पर उनके विषयों पर कानून या विधि बनाने का अधिकार किसको हो जाता है, तमाम चीज़ें हैं इसमें। इसको धीरे धीरे आगे इस विषय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं संघवाद। संघवाद से हमारा आशय क्या है? पहले संघवाद मतलब फेडरलिज्म। संघवाद से हमारा आशय क्या है? तो सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार है और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बटी है। जैसे हमारे भारत में भी है, केंद्रीय सत्ता सर्वोच्च है और जो विभिन्न कार्य है उसके अनुषंगिक इकाइयों के बीच में क्या हैं, बटे हैं। पहला क्या होता है? सर्वोच्च जो हमारी सत्ता है वो केंद्रीय प्राधिकार है और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर होते पर सरकारें होती हैं। जैसे भारत में भी है, एक केंद्र में और दूसरी राज्यों की अपनी सरकारें। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की, कितने स्तर की? 2 स्तर की सरकारें होती हैं जिसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है। आमतौर पर जो हमारी संघीय व्यवस्था होती है उसमें 2 स्तर की सरकारें होती है। एक सरकार केंद्रीय स्तर पर होती है और दूसरी सरकार क्या होती है, वो राज्यों पर अपने राज्य स्तर की होती है। दोनों एक ही नागरिकों पर शासन करती है लेकिन दोनों का अपना अपना विषय है, चाहे वो वित्तीय हो, विधायी हो या न्यायिक हो। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं जिनमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है। अब जो पूरे देश के लिए सरकार होती है उसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय इनके जिम्मे होते हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्यों या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं। जैसा आप भारत में देखते हैं, एक केंद्रीय सरकार होती है और उसके बाद राज्य स्तरीय सरकारें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है तो सबकी अपनी अपनी सरकारें हैं। एक मुख्य सरकार है, केंद्र सरकार है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरा राज्यों या प्रांतों के स्तर पर सरकारें होती है जो शासन के दैनंदिन काम को देखती है।
सत्ता के इन दोनों स्तरों पर सरकारें अपने अपने स्तरों पर स्वतंत्र होकर अपना अपना कार्य करती है। और स्वतंत्र होकर कार्य करने से क्या नियम है, जैसे जो हमारी 7वीं अनुसूची में सबका अपना अपना विषय है, संघ सूची केंद्र से उस पर नियम बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य अपना नियम बनाएगा और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर काम करेंगे। उसके बाद अब हमारे यहाँ संघवाद का निर्माण कैसे हुआ। हमारे यहाँ संघवाद को तो समझे, संघवाद से आशय ये है कि इसमें निम्नतम 2 प्रकार की 2 स्तर की सरकारें होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार जो उस देश में रहने वाले नागरिकों के ऊपर शासन करती है, उसके जिम्मे जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं वो होते हैं। जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय से क्या संबंध है, जैसे सुरक्षा हो गया, विदेश नीति हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ये सब किस राष्ट्रीय विषय के राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। उसके बाद दूसरे जो स्तर की सरकार होती है वो राज्य स्तर की सरकार होती है, प्रांत स्तर की सरकार होती है, वो दैनिक कामकाज पर शासन करती है। और सत्ता के ये दोनों जो स्तर होते हैं वो स्वतंत्र होकर अपना अपना कार्य करते हैं। अब बात आया, हम तो समझे कि संघवाद किसे कहते हैं। अब संघवाद का निर्माण कैसे हुआ, तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, जिसमें पहला अनुच्छेद यह कहता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब प्रश्न ये पूछता है कि जो हमारा अनुच्छेद है उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है या राज्यों का फेडरेशन कहा गया है। तो चूँकि हमारे संविधान का जो मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर, कनाडा के संविधान के मॉडल पर आधारित है, तो इसलिए यहाँ पे यूनियन की बात की गई है, फेडरलिज्म की बात नहीं की गई है। ये प्रश्न पूछता है कि ये हमारा जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? संघ होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछता है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन की बात की गई है यहाँ पे, इसको ध्यान देना होगा। अब देखिए इसमें यहाँ बात भी की गई है, चर्चा भी की गई है कि यहाँ भारत को राज्यों का फेडरेशन नहीं कहा गया है। भारत को राज्यों का फेडरेशन नहीं कहा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है? यूनियन। अब भारतीय संघ का निर्माण कनाडा के मॉडल के आधार पर किया गया है। भारतीय संघ का निर्माण किसके आधार पर किया गया है? कनाडा के मॉडल के आधार पर। यह पूछता है कि जो हमारा भारतीय संघवाद का मॉडल है, रूपरेखा है, उसका जो चरित्र है वो किस से प्रेरित है, किस पर आधारित है? तो हमारे कनाडा के मॉडल के आधार पर। अब संघवाद की दूसरी विशेषता ये है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियाँ हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। विषय तो अनेक हैं, उनको बांट दिया गया है कि संघ का कौन सा विषय होगा, राज्य का कौन सा विषय होगा, समवर्ती सूची कौन होगा। समवर्ती सूची मतलब राज्य भी कानून बना सकता है, संघ भी अर्थात केंद्र भी कानून बना सकता है। अगर राज्य और केंद्र में किसी एक कानून विशेष को लेकर कोई दुविधा है, मतांतर है, तो क्या करेगा? वहाँ पे केंद्र का या संघ का बनाया हुआ कानून मान्य होता है। उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो संघवाद का हमारा जो दूसरा लक्षण है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। इसमें 3 प्रकार की सूचियों की बात की गई है। पहली सूची हमारी संघ सूची, ये बार बार पूछता है, मिलाने को आता है। संघ सूची में कितने विषय हैं? 99 विषय है, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय है, ये भी मिलाने को आता है। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। इसमें 3 प्रश्न हैं कि सूची लिस्ट सिस्टम संविधान के किस शेड्यूल में है, अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची जिसमें 99 विषय, राज्य सूची जिसमें 61 विषय और समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय है। अब 99 ये जैसे इसमें क्या है? विदेश नीति। इसमें क्या है? शिक्षा, पुलिस, ये सब चीज़ें हैं। अब संविधान के भाग 8 में संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया। और फिर किस में? संविधान के भाग 8 में
संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब जो हमारी अनुसूची है, पहली अनुसूची, उसमें सभी राज्यों एवं संघीय प्रदेशों के नामों का उल्लेख है। अनुच्छेद 371 यहाँ छूट गया है। अनुच्छेद 371 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। जैसा मैं बताया हूँ आपको कि संघीय व्यवस्था, संघवाद से आशय क्या है, संघवाद में कुछ चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। उसमें हमारा ये है पहला कि यहाँ सरकारें दो स्तरों की होती है। संघवाद की क्या विशेषता है, यहाँ पे जो सरकार होगी वो दो स्तर की होगी। उसके बाद दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर कानून लागू करेगी, कर वसूलने का, उसके बाद कोई नियम कानून लाने का अपना अपना इन लोगों का विशेषाधिकार होगा। आइए अब आगे देखते हैं। हमने संघवाद को जाना, संघवाद से क्या तात्पर्य है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में संघवाद के बारे में क्या कहा गया है। उसके बाद अब संघवाद, संघीय जो शासन है उसका विधायी संबंध के बाद में हम पढ़ेंगे कि संसद की विधि निर्माण की शक्ति क्या है। क्या संसद की विधि निर्माण की शक्ति संप्रभु है, अर्थात संसद जो चाहे वैसा कर सकती है, जिस विषय पर चाहे उस विषय पर कानून बना सकती है? ऐसा नहीं है। हमारे संविधान द्वारा संसद की संविधान निर्माण की शक्तियों पर भी प्रतिबंध है। उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि आपातकाल में संघ एवं राज्य के विधायी संबंध क्या होते हैं। उसके बाद फिर इस विषय में आगे देखेंगे। संघीय शासन, विधायी संबंध। संघीय शासन में विधायी संबंध कहाँ दिया गया है? संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख है। भाग 11 में ये बार बार पूछता है कि संघीय शासन में जो हमारा विधायी संबंध है, विधायी मतलब विधि बनाने का, कानून बनाने का संबंध, वो चाहे राज्य सूची पर हो, चाहे संघ सूची पर हो, चाहे समवर्ती सूची के विषयों पर हो, उसके बारे में संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी शक्तियों के बारे में विधि बनाने का वितरणात्मक अध्ययन दिया गया है। पूरे उसके बारे में बात की गई है। हमारा 245 अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 245 हमारा जो संविधान का है वो ये कहता है कि क्षेत्रीय आधार पर, हमारा अनुच्छेद 245 क्या कहता है विधायी संबंध के बारे में, कि क्षेत्रीय आधार पर संसद को पूरे देश में विधि बनाने की शक्ति का अधिकार है। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 क्या कहता है कि क्षेत्रीय आधार पर भारतीय संसद को पूरे देश में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। जैसे अब देखिए 86वां संविधान संशोधन हमारा क्या हुआ था, उसमें यह बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। यह पूरे हमारे देश में लागू है। तो यह किसकी शक्ति है? ये संसद की विधायी शक्ति है। ये किस में वर्णित है? 245 में। अनुच्छेद 245 हमारा ये कहता है कि क्षेत्रीय आधार पर भारतीय संसद को पूरे देश में विधि बनाने की शक्ति है। एक नंबर की बात क्या हुई कि जो हमारे देश की बाउंड्री के भीतर रह रहे हैं लोग, उन पर संसद की विधि बनाने की शक्ति है। उसके बाद ऐसे भारतीय जो देश से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए भी विधि का निर्माण संसद कर सकती है। ऐसी शक्ति संविधान के द्वारा दी गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 245 में है। अनुच्छेद 245 में 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं। एक, क्षेत्रीय आधार पर संसद को पूरे देश के लिए विधि बनाने, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। यह हमारी पहली शक्ति हुई। और संसद की दूसरी शक्ति है कि ऐसे भारतीय जो देश के बाहर रह रहे हैं, उन भारतीयों के लिए भी विधि कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अब देखिए, ये तो हमारे संसद के बारे में हो गया। अब राज्य के बारे में। राज्य केवल अपने राज्य के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। राज्य के लिए मतलब राज्य में रहने वाले लोगों के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश का जो हमारा विधानमंडल होगा वो ऐसी विधि का निर्माण करेगा वो जो पूरे राज्य में लागू हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यूपी जो कैबिनेट है या विधानमंडल है, वो जो विधि का निर्माण करेगा वो पूरे देश में लागू होगा। ऐसा नहीं है। संघ सरकार के मामले में ऐसा है, जो हमारे
अनुच्छेद 245 में वर्णित है कि वो पूरे देश के लिए विधि का निर्माण कर सकता है या ऐसे भारतीय जो देश से बाहर रहते हैं उनके लिए भी विधि का निर्माण कर सकता है। ये हमारा संघीय शासन का विधायी संबंध है। उसके बाद संसद की विधि निर्माण की शक्ति। भारतीय संविधान में संसदीय शासन की व्यवस्था है। इसके अर्थ को समझेंगे। संसद की विधि निर्माण की शक्ति, जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान में संसदीय सरकार का वर्णन है, संसदीय शासन व्यवस्था की बात की गई है। संसदीय शासन व्यवस्था की बात की गई है, संसदीय संप्रभुता की बात नहीं की गई है। तब जब संसदीय संप्रभुता की बात नहीं की गई है तो क्या होगा, जो संसद कानून बना रहा है उस पर प्रतिबंध भी लगेगा। संप्रभुता मतलब हम ही सब हैं, हम जो चाहेंगे वो कहेंगे। हम संप्रभु हैं मतलब हम ताकतवर हैं, न किसी बाहरी शक्ति के द्वारा हम प्रभावित होंगे, न आंतरिक शक्तियों के द्वारा प्रभावित होंगे, क्योंकि हम संप्रभु हैं, हम सॉवरेन। तो इसमें ये कहा गया है कि संसद की विधि निर्माण की शक्ति, भारतीय संविधान में संसदीय शासन की व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, संसदीय शासन की व्यवस्था है, संसदीय संप्रभुता की नहीं। इससे अब क्या हो जाएगा कि जब संसदीय संप्रभुता ही नहीं है, संसद की ऐसी शक्ति नहीं है कि वही सबका मालिक है, संसदीय संप्रभुता की नहीं है, संसदीय शासन की व्यवस्था है, तो क्या हो जाएगा, संप्रभुता नहीं है तो विधि निर्माण पर प्रतिबंध भी है। संविधान में संसद की विधि निर्माण पर भी प्रतिबंध लगता है। देखिए कौन कौन से वो अनुच्छेद हैं जिस पर विधि निर्माण पर प्रतिबंध लगता है। पहला, राष्ट्रपति कुछ संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण कर सकता है। राष्ट्रपति कुछ संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण कर सकता है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली जनजातियों के लिए उनके निवास पर, उनके क्षेत्र के आधार पर कुछ जो विधि का निर्माण कर सकता है वो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। दूसरा, 5वीं और 6वीं अनुसूची मतलब अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में के लिए राज्यपाल एवं संसद द्वारा निर्मित विधि को सीमित किया जा सकता है। जो 5वीं और 6वीं अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्र हैं उस पर अगर संसद और राज्य विधि का निर्माण की है तो उसको सीमित किया जा सकता है। यही हमारा क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है। अनुच्छेद 248 ये कहता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ संघ में निहित है। अब अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ है जो अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब अवशिष्ट विषय ऐसे विषय होते हैं जो न तो संघ सूची के विषय में होते हैं, न राज्य सूची, न समवर्ती सूची में। तो अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संघ सरकार को है। अब आइए बात करेंगे संघ सरकार की प्राथमिकता विधायी शक्तियों के विभाजन में। विधायी मतलब विधि बनाने की जो शक्तियाँ हैं उनके विभाजन में संघ सरकार की क्या प्राथमिकता है। इसमें कुछ अनुच्छेद हैं उनको हम देखेंगे। ये अनुच्छेद बार बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं। देखिए अनुच्छेद 254 क्या कहता है। अनुच्छेद 254 ये कहता है कि समवर्ती सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर जो विधि बनेगा वह संघ एवं राज्य दोनों बना सकता है। समवर्ती सूची के विषय पर हमारा अनुच्छेद 264 कहता है कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून का विधि का निर्माण संघ एवं राज्य दोनों कर सकते हैं। अगर संघ और राज्य में विवाद की स्थिति पैदा हो जाए तो जो संघ द्वारा बनाया गया कानून होगा, विधि होगा, वही मान्य होगा। फिर से सुनिए, अनुच्छेद 254 हमारे ये कहता है कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून या विधि बनाने की शक्ति संघ और राज्य दोनों सरकारों को है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि संघवाद में 2 स्तर की सरकारें होती है, एक केंद्रीय सरकार जिसे संघ सरकार कहते हैं और राज्य स्तर की सरकारें होती है जिसे प्रांतीय सरकार, राज्य स्तरीय सरकार कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो हमारा 254 नंबर का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 254, इसमें संघ सूची के विषय पर, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने, विधि बनाने का अधिकार संघ को अर्थात केंद्र सरकार को और राज्य को अर्थात राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन अगर कानून पर क्या हो जाए, विभेद हो जाए, विवाद हो जाए तो उस स्थिति में संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार द्वारा जो विधि निर्मित की गई होगी वही मान्य होगी। अब हमारा 249 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 249 ये कहता है कि यदि राज्यसभा द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा यह पारित कर दिया जाए कि अमुक विषय राज्य सूची का जो विषय है, जो राज्य सूची का विषय है यह लोकहित का है, तो संसद
उस विषय पर, उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वह जो कानून होगा वो या तो संपूर्ण भारत पर होगा या भारत के किसी एक भूभाग, किसी क्षेत्र पर भी लागू हो सकता है। फिर से सुनिए, यह राज्य सभा का विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 249 यह कहता है, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक है जो राष्ट्रहित में है, लोकहित में है, तो संसद उस राज्य सूची के विषय पर, किस राज्य सूची के विषय पर, जिस विषय पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो विषय पारित किया गया है, उस विषय पर संसद या संघ क्या बना सकती, संसद उस पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। अब वो जो कानून बनेगा या तो वो भारत के पूरे क्षेत्र पर लागू होगा या किसी भारत के भूभागीय क्षेत्र पर भी लागू हो सकता है। अब प्रश्न ये पूछता है, ये तो इतना याद ही रहता है, लेकिन यह जो पूछता है कि यह जो कानून बनेगा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत वह कितने वर्षों तक लागू रहेगा। तो 1 वर्ष तक लागू रहता है, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जब यह कानून ख़त्म हो जाएगा तो 6 माह तक और बढ़ेगा, अर्थात 2.5 वर्ष के लिए यह कानून प्रभाव में रहता है। देखिए, जो 1 वर्ष के लिए लागू होगा, मान लीजिए कि आज किसी अमुक विषय पर कानून बना दिया गया कि आगजनी नहीं किया जाएगा, तो आगजनी नहीं किया जाएगा, तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में या भारत के किसी एक भूभाग हुआ, 2 राज्य हुए, भूभाग हो गया, तो यह कानून, आज कानून बना, मान लीजिए कि 25 जून को कानून बना, 25 जून 2022 को, तो ये 24 जून 2023 तक प्रभाव में रहेगा। उसे संसद बढ़ाएगी, अर्थात फिर आपका 2024 तक हो जाएगा, और कानून मतलब उसके बाद 6 महीने तक, मतलब आपके दिसंबर 2024 तक यह कानून प्रभावी रहेगा। वही बात ये कह रहा है कि अनुच्छेद 249 हमारा कह रहा है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर ले कि राष्ट्रीय हित में, किसके हित में, राष्ट्रीय हित में, लोकहित में, संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर, किस विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, समवर्ती सूची नहीं, राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण किया जाए, तब संसद राज्य सूची के विषय पर संपूर्ण भारत या किसी एक भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकता है, जो 1 वर्ष के लिए लागू होगी, तथा 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जाएगा। विधि समाप्त होने पर 6 माह के लिए यह क्या रहेगा, प्रभाव में रहेगा। ये बात हो गई हमारे अनुच्छेद 249 की। अब अनुच्छेद 250 क्या कहता है कि आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर, अनुच्छेद 250 कहता है कि आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर संघ द्वारा, केंद्र द्वारा विधि का निर्माण किया जा सकता है, जो आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह बाद तक लागू रहेगा। अनुच्छेद 250 हमारा क्या कह रहा है कि आपातकाल के समय में राज्य सूची के विषय पर, यह सब केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की बात हो रही है संघीय शासन व्यवस्था में, संसदीय शासन व्यवस्था में, तो उसमें हमारा 250वां अनुच्छेद ये कह रहा है कि आपातकाल के समय में राज्य सूची के विषय पर संघ द्वारा विधि का निर्माण किया जा सकता है, जो आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह तक प्रभावी रहता है, मतलब लागू रहता है। देखिए, आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा विधि निर्माण किया जा सकता है, जो आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह तक लागू रहेगा। अब अनुच्छेद 252 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 252 ये कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संघ सरकार से यह आग्रह करे कि अमुक विषय, राज्य सूची का यह विषय पर विधि निर्माण आप करें, आप मतलब अनुरोध करता है, तो संघ सरकार, केंद्र सरकार उस राज्य सूची के विषय पर कानून या विधि बना सकती है, और यह जो विधि बनेगी वह उन्हीं 2 राज्यों पर जो अनुरोध किए हैं कि इस राज्य सूची के विषय पर कानून बना दीजिए, उन्हीं 2 राज्यों में लागू रहेगा। अन्य राज्य चाहें तो उसे अपना सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है अनुच्छेद 252, यदि 2 या अधिक राज्य संघ सरकार से राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनुरोध करे तो संघ सरकार विधि का निर्माण कर सकती है, उन्हीं राज्यों पर लागू होगा, अन्य राज्य इसे स्वीकार कर सकते हैं। मतलब अन्य राज्यों पर यह थोपा नहीं जाएगा, अन्य राज्य चाहें तो अपनी मर्जी से स्वीकार कर सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 253,
अनुच्छेद 253 क्या कहता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के विषय पर, किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण किया जा सकता है केंद्र द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा, संघ द्वारा। किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के विषय पर संघ द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए, जो अब तो ये तो रहा हमारे विधायी शक्तियों का विभाजन, संघ सरकार की प्राथमिकता, विधायी शक्तियों का विभाजन हम लोग देखे संघ और राज्य में। इसमें हमने पढ़ा अनुच्छेद 254 क्या कहता है, 249 क्या कहता है, 250, 252, 253, इन 4-5 जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको पढ़ें। अब आपातकाल में संघ एवं राज्य के विधायी संबंध क्या है? 3 प्रकार के आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल जो राज्य पर लगाए जाते हैं जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, उसके बाद वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 जो होता है वो वित्तीय आपातकाल होता है। तो आपातकाल के समय में संघ एवं राज्यों के विधायी संबंधों के बारे में बात किया गया है, उसके बाद आगे देखेंगे। तो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के लागू होते हुए ही, देखिए लागू जब हमारा अनुच्छेद 352 लागू होगा अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, तो क्या हो जाता है? संविधान में शक्ति विभाजन निलंबित हो जाता है। संविधान में शक्ति विभाजन निलंबित होने से आप क्या समझते हैं? संविधान में शक्ति का विभाजन निलंबित होने से अर्थात जो हमारे संविधान में लिस्ट सिस्टम है, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची, उसका जो शक्तियों का विभाजन है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरी चीज़, राज्य विधानमंडल बने रहते हैं, राज्यों का विधानमंडल बना रहता है। इससे तात्पर्य है कि हमारी राज्य सरकारें वैसी ही रहती है। राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने पर, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य विधानमंडल अस्तित्व में रहता है। राज्य सूची के सभी विषय समवर्ती सूची जैसे हो जाते हैं। अब इससे क्या तात्पर्य है? मतलब ऐसे विषय जिस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है वह क्या हो जाएगा, और वो सभी विषय किस पर चले जाएंगे? समवर्ती सूची के विषय में तब्दील हो जाएंगे। अर्थात इससे अब क्या होगा कि जो कानून, जिस विषय पर कानून हमारा राज्य बनाता था उस विषय पर राज्य और केंद्र दोनों बनाएंगे, लेकिन विवाद की स्थिति में संघ सरकार, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया गया है, जिसकी घोषणा होते ही 3 महत्वपूर्ण बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। एक, संविधान में शक्ति विभाजन निलंबित हो जाएगा। दूसरा, राज्य विधानमंडल बना रहेगा। राज्य सूची के सभी विषय समवर्ती सूची में तब्दील हो जाएंगे, समवर्ती सूची जैसे हो जाएंगे। अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद की विधि निर्माण की शक्ति का विस्तार हो जाता है। प्रश्न पूछता है कि अनुच्छेद 250 क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संघ शक्ति के विधि निर्माण की शक्ति का विस्तार हो जाता है। आप देखें ही कि जब 352 हमारा अनुच्छेद लागू होता है अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, तो जो राज्य सूची के विषय होते हैं वो संघ सूची के विषयों में तब्दील हो जाते हैं, उनके जैसे हो जाते हैं। तो जब संघ सूची जैसे हो गए तो संघ सरकार की जो शक्ति है विधि बनाने की, उसका क्या हो जाएगा? विधि निर्माण की शक्ति का विस्तार हो जाएगा। अनुच्छेद 356 जब लागू हो जाता है, 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन राज्यों में होता है, विधानमंडल का विघटन हो जाता है। 356 लागू होगा तो क्या होगा? विधानमंडल का विघटन हो जाएगा। यह पूछा जाएगा कि 352 अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने पर विधानमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निलंबित हो जाएगा, वैसे का वैसा बना रह जाएगा। तो अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने पर जो हमारा विधानमंडल है उसका स्वरूप यथावत रहेगा, लेकिन जो राष्ट्रपति शासन अर्थात आपातकाल की वह परिस्थिति जो 356 के द्वारा निर्धारित होती है, अनुच्छेद 356 के द्वारा, उसमें विधानमंडल क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। अर्थात सरकार निलंबित हो जाएगी। पूरी सरकार की देखरेख कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति चाहे तो किसी अन्य अधिकारी को यह सौंप सकता है। देखिए क्या लिखा है कि अनुच्छेद 356 राज्य विधानमंडल का विघटन हो जाएगा। राष्ट्रपति को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति या अन्य अधिकारी को संसद सौंप सकती है। या तो राष्ट्रपति उसकी विधि बनाएगा या संसद किसी अन्य अधिकारी से संबंध है, राज्यपाल का है या कोई और अधिकारी हो सकता है, जिसे संसद उस राज्य के विषय पर कानून बनाने, विधि बनाने की शक्ति दे सकती है कि आप ये काम करें।
उसके बाद हमारा अनुच्छेद 357 यह कहता है कि यदि संसद सत्र में न हो तो, यदि ऐसा है कि राष्ट्र आपका आपातकाल लागू हो गया और संसद सत्र में ही न हो तो राष्ट्रपति किसी राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। यह क्या है? यह एक विशेष परिस्थिति है। अध्यादेश के बारे में हमारे अन्य अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन ये कंडीशनल है कि आपातकाल में अनुच्छेद 357 यह कहता है कि यदि संसद सत्र में न हो तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति जारी कर सकता है। यह इम्पॉर्टेंट है। यदि संसद सत्र में न हो तो राष्ट्रपति किसी राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। केंद्रों का राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण, मतलब राज्यों पर केंद्र किस प्रकार का प्रशासनिक नियंत्रण करेगा, ये भी हमारे संघवाद की विशेषता है, जिसमें यह कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, उसकी बात हम करेंगे। आगे अनुच्छेद 256 की बात करेंगे, 57, 258, 155 और 312 की। ये ऐसे अनुच्छेद है जिसके बारे में यह बताया गया है कि हमारी केंद्र सरकार राज्यों पर किस प्रकार प्रशासनिक नियंत्रण करती है। हमारा अनुच्छेद 256 यह कहता है कि राज्य सरकारें अपने प्रशासनिक नीतियों का प्रयोग इस प्रकार करेगी, मतलब राज्य सरकार जो अपनी प्रशासनिक नीतियों का प्रयोग इस प्रकार करेगी कि वे संघ की प्रशासनिक नीतियों के विरोध में न हो। जैसे केंद्र सरकार कह रही है कि यहाँ पे जो उपद्रव हो रहे हैं, जो नक्सली हमले हो रहे हैं, उन पर हमारे द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार आप करिए, और राज्य उस विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उस पर नियंत्रण के लिए हमारा अनुच्छेद 256 है। यह कहता है कि राज्य सरकार अपने प्रशासनिक नीतियों का प्रयोग, नीति मतलब विधि का क्रियाओं का प्रयोग इस प्रकार करेगी कि वे संघ की प्रशासनिक नीतियों के विरोध में न हो। अनुच्छेद 257 हमारा ये कह रहा है कि केंद्र जो है वो राज्यों को प्रशासनिक निर्देश दे सकती है। केंद्र राज्यों को प्रशासनिक निर्देश दे सकती है। यह निर्देशन किस प्रकार का होगा? यह निर्देशन संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के बारे में हो सकते हैं। जो केंद्र हो सकता है वो राज्यों को प्रशासनिक निर्देश भी दे सकता है। अनुच्छेद 257 ये कहता है यह निर्देशन संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के बारे में हो सकते हैं जिनका राष्ट्रीय एवं सैनिक महत्व हो, अर्थात राष्ट्रीय एवं सैनिक महत्व के ऐसे विषय जिन पर निर्देशन संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के लिए केंद्र राज्यों को दे सकता है। अनुच्छेद 258 हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी भी संघीय कार्य को किसी राज्य कर्मचारी को सौंप सकता है। राष्ट्रपति किसी भी संघीय कार्य को किसी राज्य कर्मचारी को सौंप सकता है। ये हमारा अनुच्छेद 258 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी संघीय कार्य को, संघ के कार्य को किसी राज्य के कर्मचारी को सौंप सकता है। अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर सकता है। केंद्र का राज्यों पर कैसे प्रशासनिक नियंत्रण हो, विधायी संबंध क्या है, प्रशासनिक विधायी संबंध, तो उसमें हमारा अनुच्छेद 155 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण रख सकता है, मतलब उस राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण रख सकता है। अनुच्छेद 155 ये कहता है। अनुच्छेद 312 के तहत हम अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज ये चूँकि हमारे प्रशासनिक नियंत्रण संबंध के बारे में बात हो रही है, तो अनुच्छेद 312 यह कहता है कि अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत उस राज्य में नियुक्त किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा संघीय सरकार राज्य प्रशासन पर नियंत्रण कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नियुक्त, अखिल भारतीय सेवा जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग होता है उसके द्वारा चयनित होते हैं ये सदस्य, ये कर्मचारी, तो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नियुक्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा संघीय सरकार, अर्थात हमारी जो केंद्र की सरकार है, संघीय सरकार मतलब केंद्र की सरकार जो है, केंद्र सरकार राज्य प्रशासन पर कंट्रोल कर सकती है। मतलब यहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे जो संघ का आदमी कर्मचारी नियुक्त रहेगा इसके द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ का प्रशासन, यही बात कह रहा है। ये हमारा अनुच्छेद 312 कहता है। अनुच्छेद 312 ये कहता है कि अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत
नियुक्त सरकारी कर्मचारी द्वारा संघीय सरकार राज्य सरकार पर नियंत्रण कर सकती है। आइए देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर बने आयोग। ये बार बार पूछा जाता है मिलान करने के लिए कि कौन सा आयोग किससे संबंधित है और किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो 4-5 आयोग है प्रमुख जो बार बार पूछे जाते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था। राजमन्नार समिति वर्ष 1971 में। आनंदपुर साहब प्रस्ताव 1973 में। पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम 1977 में। सरकारिया आयोग 1983 में। यह केंद्र राज्य संबंधों पर बने कुछ आयोग हैं। अब चूँकि संघीय जो संघवाद है, संघीय प्रशासन, उस पर भाषा भी एक विशिष्ट स्थान रखती है। तो भाषा हमारे जो 8वीं अनुसूची में अनुसूची है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 प्रकार की भाषाएं हैं। इनमें अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। अब कौन सी भाषा है, कब उसको जोड़ा गया हमारे संविधान में? मूलतः संविधान में 18 ही भाषाएं थी, बाद में धीरे धीरे सभी भाषाओं को जोड़ा गया। देखिए, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। कोंकणी को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली। नेपाली को 71वां संविधान संशोधन। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। तमिल, तेलुगु, उर्दू। उसके बाद ये चारों का क्रमवार मिलाने को आता है। बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, संथाली हो गया। ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आज हमने संघवाद के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। संघवाद क्या होता है, संघवाद का तात्पर्य क्या होता है, तो हमने समझा संघवाद के प्रमुख लक्षण क्या है, इन पर भी हमने बात की। उसके बाद केंद्र राज्य संबंधों पर विधायी संबंध क्या होते हैं। चूँकि हमारे संविधान में संसदीय शासन की व्यवस्था की गई है, संसदीय संप्रभुता की बात नहीं की गई है, इसलिए संसद की जो कानून बनाने की शक्ति है उसको प्रतिबंधित किया गया है। राष्ट्रपति कानून मतलब हमारा संविधान प्रतिबंधित करता है। उसके बाद केंद्र राज्यों के विधायी संबंध क्या है, आपातकालीन संबंध क्या हो जाते हैं, भाषाई संबंध क्या होते हैं। उसके बाद हमारा केंद्र का राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण कैसे होता है, आदि आदि बारों को चीज़ों के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। ये हमारा आज का टॉपिक जो था वो संघवाद फेडरलिज्म पर आधारित था, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारे पीजीटी के सिलेबस में भी है, नेट के भी सिलेबस में है, और प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर का या यूपीएससी या यूपीपीसीएस में जो ऑप्शनल होता है पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी जिसे कहते हैं, उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसलिए इस विषय को लिया गया। आगे हमारी जो कक्षा होगी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। आपको यह कक्षा कैसी लगी है, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा और यह बताइएगा कि इसमें और क्या ऐड किया जाए या किस तरीके से इस कक्षा को आगे बढ़ाया जाए। आप लोग हमारे साथ बने रहे। उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अगर हमारी कक्षाओं का PDF फॉर्म चाहते हैं तो आप हमारे जो लिंक दिए गए हैं उन नंबर पर आप संपर्क करके उस PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।